रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये जो टर्म हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी परफॉर्मेंस को, जो रिजॉल्विंग पावर उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये एबिलिटी होती है हमारी स्पेक्ट्रोमीटर की जो हमें सेपरेट करके दिखाता है जो हमारी क्लोजली लाइन जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रे फर्स्ट है, यहाँ पे रे सेकंड है, तो ये क्या आ रही थी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जैसे वो प्रिज्म से पास होंगी, ये क्या हमारा एज एनालाइजर यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही वो पास होंगी प्रिज्म से तो हमें अलग अलग सेपरेट हमें लाइन्स दिख रही हैं। तो यही क्या है हमारी रिजॉल्विंग पावर है। सो रिजॉल्विंग पावर टर्म, रिजॉल्विंग power is generally used as a measure of, इसलिए यूज करते हैं हम, ये मेजर है किस चीज का, परफॉर्मेंस का, स्पेक्ट्रोमीटर की। इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर, और अगर हमें डिफाइन करना है रिजॉल्विंग पावर होता क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड as the ability है किसकी, स्पेक्ट्रोमीटर की, एबिलिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर to show separately the adjacent, जो पास है हमारी, the adjacent absorption bands, या फिर और closely lying spectral lines, and here the part of spectrometer that is concerned with the resolution is the analyzer, and here is the prism, dispersing element. The part of spectrometer is used for resolution. The part of spectrometer concerned with resolution is the analyzer, which is consists of the dispersing element called prism, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। तो जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है उसका मतलब क्या है, इस टर्म का मेजर करते हैं हम परफॉर्मेंस कैसे हमारी स्पेक्ट्रोमीटर की, तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एबिलिटी होती है स्पेक्ट्रोमीटर की शो करना सेपरेट ये हमें दिखा देगा कि इसको जो एडजेसेंट, जो बहुत ही क्या है क्लोज हैं, जो बहुत ही पास है, उनको एब्जॉर्प्शन बैंड्स को, जो क्लोजली लाइन हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है उनको। अब यहाँ से तो हमें क्या दिख रहा था, एक है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, पर जैसे प्रिज्म से पास करेंगे, एनालाइजर से पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी अलग अलग हमें दिखने लग जाएंगी। तो ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है एडजेसेंट जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उनको, जो क्लोजली लाइन जो पास में है हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको सेपरेट कर देगा। और इसी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी को स्पेक्ट्रोमीटर की, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्लियर है। और उसके बाद है पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर जो कंसर्न करता है रेजोल्यूशन के साथ में। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिज्म है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनालाइजर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ही प्रिज्म से पास हो रही है हमें अलग अलग वो दिख रही है। पहले तो हमें क्या दिख रहा है, एक स्पेक्ट्रल लाइन है, पर जैसे ही यहाँ से पास हो रही है प्रिज्म से हमें अलग अलग दिख रही है, सेपरेट दिख रही है। तो कौन सा पार्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का जो कंसर्न कर रहा है रेजोल्यूशन के साथ, जिससे रेजोल्यूशन हमारी हो रही है, वो कौन सा हमारा एनालाइजर है, जो किससे बना है, जो विच कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्सिंग एलिमेंट कॉल्ड prism, okay, which consists of dispersing element like prism. All right.
figure shows that the white light made parallel by the lens L1 and falls on the prism ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो क्या हो रही है हमारी पैरेलली लेंस L1, क्या बना उससे पैरेलल लेंस L1, उसके बाद वो क्या हो रही है हमारी फॉल हो रही है किस पे, प्रिज्म के ऊपर। तो यहाँ से देखो रे फर्स्ट और रे सेकंड पैरेलली हमारी जा रही हैं, सो मेड पैरेलली बाय द लेंस L1। उसके बाद जो हमारी रेज है वो फॉल हो रही है किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म फिर क्या करेगा, इनको डिस्पर्स कर देगा, हमारा रिजॉल्व कर देगा, और फिर जो हमारे डिस्पर्स रेडिएशंस हैं वो क्या होंगी हमारी फोकस्ड की जाएंगी बाय द लेंस L2 ऑनटू द detector. All right, so by the lens and falls on the prism, then the prism disperse and resolves the radiation, and the dispersed radiation is focused by, कौन इसको फोकस्ड कर रहा है, लेंस L2 कर रहा है किस पे, हमारे डिटेक्टर पे। सो dispersed radiation is focused by the lens L2 onto the detector, and if the resolved radiation, अगर हमारी जो रिजोल्व रेडिएशन है उसके पास क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और इसके पास क्या P1 के पास लैम्डा है, और P2 के पास क्या हमारी लैम्डा प्लस में डी लैम्डा है। सो इफ द रिजोल्व रेडिएशंस हैव वेवलेंथ लैम्डा है, और क्या है हमारी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, देन दी वेवलेंथ इंटरवल। उसके बाद जो हमारा वेवलेंथ इंटरवल है डी लैम्डा, उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन, इज कॉल्ड दी रिजोल्यूशन। ऑल राइट, देन दी वेवलेंथ डी लैम्डा इज कॉल्ड दी resolution, is called the resolution. Then the wavelength interval, उसके बाद जो हमारा wavelength जो interval आ रहा है d lambda, उसे हम क्या बोलेंगे, resolution. So then the wavelength interval d lambda is called the रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो व्हाइट लाइट है क्या आ रही है हमारी पैरेलली आ रही है, रे 1 है, ये हमारी रे 2 है, मेड पैरेलल बाय दी लेंस L1। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारी रेडिएशन है वो किस पे फॉल हो रही है, देन दी प्रिज्म, उसके बाद वो फॉल हो रही है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म फिर क्या कर रहा है बच्चों, उसको डिस्पर्स कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको रिजोल्व कर रहा है। वो हमें अलग अलग से दिख रही है, जो चिपकी हुई थी, जो बहुत अपनी क्लोज थी, तो वो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस क्या थी, हमें सेपरेट दिख रही हैं। सो इसके बाद ये क्या कर दिया, डिस्पर्स रिजोल्व कर देगा। उसके बाद जो रिजोल्व हमारी रेडिएशंस हैं, जो डिस्पर्स्ड हमारी रेडिएशन है, वो अब क्या की जाएंगी, फोकस की जाएंगी। जो लेंस L2 है अब ये क्या करेगा, हमारा फोकस करेगा रेडिएशन, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है उनको किस पे, ऑनटू द डिटेक्टर, डिटेक्टर के ऊपर ये क्या कर देगा, उनको फोकस कर देगा। और उसके बाद क्या है, इफ द रिजोल्व रेडिएशंस, अगर जो हमारी रिजोल्व रेडिएशन ये क्या हमारी P1 है, ये P2 है, इसके पास अगर क्या है वेवलेंथ लैम्डा, इसके पास क्या है हमारे पास लैम्डा प्लस में डी लैम्डा, तो ये इंटरवल जो होगा डी लैम्डा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। यहाँ पे ये जो हमारा इंटरवल आएगा डी लैम्डा, ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, देन द वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, the radiations are separated as nu and nu plus d nu। इसी तरीके से तो यहाँ पे डी न्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी इंटरवल है, तो यही क्या है हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा। सो सेपरेटेड एज न्यू एंड डी न्यू
एंड देयर वेव नंबर्स, तो इनके वेव नंबर्स क्या हो जाएंगे, एंड देयर वेव नंबर्स आर, देयर वेव नंबर्स आर न्यू बार एंड डी न्यू बार, न्यू बार एंड डी न्यू बार, ये क्या है, वेव नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल है डी न्यू, वही क्या है, हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा। देन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल, देन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू एंड द वेव नंबर इंटरवल, वेव नंबर इंटरवल कौन सा हमारा, डी न्यू बार, तो यही क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन ऑब्टेन। एंड द वेव नंबर इंटरवल डी न्यू बार is the resolution obtained, is the resolution obtained, क्लियर। तो यहाँ पे क्या, अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो रेडिएशन कैसे सेपरेट होंगी हमारी, न्यू और न्यू प्लस में डी न्यू बार, तो यहाँ पे जो डी न्यू है वही क्या है, हमारी रिजोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद इनके वेव नंबर्स क्या हमारे, न्यू बार एंड डी न्यू बार, तो यहाँ पे भी जो हमारी सेपरेशन आएगी, जो हमारे कैसे सेपरेटेड होंगे हमारे डी न्यू बार से, तो यहाँ पे जो हमारे वेव नंबर का जो इंटरवल आएगा वो क्या हमारा डी न्यू बार, तो फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू और वेव नंबर इंटरवल डी न्यू बार, यही क्या हमारी रिजोल्यूशन जो ऑब्टेन हुई है, क्लियर है। The dispersed beams are focused at points P1 and P2, at points P1 and P2। तो जो हमारी डिस्पर्स्ड बीम्स है वो कहाँ पे बच्चों फोकस्ड हुई है, P1 पे और P2 पे, और सेपरेट किससे हैं, डिस्टेंस DL से, एंड separated by the distance DL, then the linear dispersion, then जो हमारा लीनियर डिस्पर्जन है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लीनियर डिस्पर्जन इज इक्वल टू DL अपॉन डी लैम्डा। अगर हम बात करें एंगुलर डिस्पर्जन के, डी थीटा अपॉन में डी लैम्डा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिजॉल्विंग पावर को हमारे डिस्पर्सिंग एलिमेंट की, अगर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में न्यू बाय डी न्यू, अगर हम लेते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा। अगर हम बात करते हैं वेव नंबर्स के टर्म्स में तो क्या हो जाएंगे हमारे डी न्यू बार बाय में डी न्यू बार। तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की और हमारी वेव नंबर्स की। तो फ्रीक्वेंसी में न्यू बाय डी न्यू, वेवलेंथ में लैम्डा बाय डी लैम्डा, वेव नंबर्स में न्यू बार बाय में डी न्यू बार। ऑलराइट, सो लीनियर डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, DL अपॉन में डी लैम्डा। और अगर हम ले एंड देन दी एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगुलर डिस्पर्जन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी लैम्डा। और रिजोल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्पर्सिंग एलिमेंट कैसे बताएंगे, दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेव नंबर के टर्म्स में लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन में, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे इसको, आर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा, और न्यू बाय में डी न्यू, और क्या हो जाएगा हमारा डी लैम्डा न्यू बार एंड बाय में डी न्यू बार। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू बाय डी न्यू, और वेव नंबर्स के टर्म्स में न्यू बार बाय में डी न्यू बार, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी रिजोल्यूशन डिस्पर्सिंग एलिमेंट की। when the prism is used for dispersion, अगर हम जो प्रिज्म है उसका यूज कर रहे हैं बच्चों डिस्पर्जन के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, then the resolving power is किसके बराबर हो जाएगी, R इज इक्वल टू बी डी एक्स अपॉन में डी लैम्डा। ये क्या हो जाएगी हमारी रिजॉल्विंग पावर, जो प्रिज्म का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू बी डी एक्स अपॉन में डी लैम्डा। बी क्या है यहाँ पे, बेस लेंथ,
देखिए बी क्या हमारी बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म, एक्स क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, dx अपॉन डी लैम्डा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन क्या है ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद चेंज क्या है वेवलेंथ लैम्डा, विद चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, सो बी क्या हो जाएगा, बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म, और ये x क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और dx अपॉन में डी लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद चेंज इन wavelength of incident radiation या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी dx अपॉन में डी लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर depends on the following factors। So जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे प्रिज्म की, फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और सेकेंड वन जो विड्थ है जो हम स्लिट यूज करेंगे बिफोर लेंस L1, उस पे भी जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करेगी। सो width of the slit used before lens L1, जो हमने लेंस L1 से पहले जो हम स्लिट यूज करेंगे उसकी विड्थ पे भी। तो देखिए अगर जो हमारी विड्थ है वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा अगर हम विड्थ कर देंगे स्लिट की, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा करने से बहुत सारी क्या आएंगी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे आएंगी। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जब बहुत सारी आएंगी तो उनके बीच में जो हम सेपरेशन है वो नहीं कर पाएंगे, जो सेपरेशन है उनके बीच में वो नहीं हो पाएगा, और वो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। क्लियर है? सो जो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अब जो विड्थ है स्लिट की उसको बढ़ा के, डिक्रीज करके, तो विड्थ जो है स्लिट की उसको डिक्रीज करके हम रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, बट इतनी भी हमें कम नहीं करनी है कि हम बिल्कुल ही नैरो स्लिट ले लें। ठीक है, तो नैरो स्लिट में क्या होगा, वो ज्यादा पतली होगी स्लिट, तो वहां पे जो हमारी बीम से लाइट है वो नहीं जा पाएगी डिटेक्टर तक, तो वो नहीं जा पाएगी, तो वहां पे हमें वीक सिग्नल देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी जो डिस्टिंग्विश करना वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां पे भी जो हमारी रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये बात? सो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एंड सेकंड इज विड्थ ऑफ द स्लिट यूज्ड बिफोर लेंस L1। और यहाँ पे जो हमारी रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। ठीक है, सो रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडी, सो रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडी किसके स्टडी में, जो हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, इन स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे लिए रिजोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो हमारी मॉलिक्यूलर जो एब्जॉर्प्शन हमारी होती है तो वहां पे वो सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे लिए रिजोल्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिकॉज नो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन takes place at single frequency. Absorption takes place at single frequency। वो हमेशा क्या होंगे, वहां पे हमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो it always spread over a range of frequencies। It always spread over a
range of फ्रीक्वेंसीज एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से होंगे, ब्रॉड लाइंस की, ठीक है, ब्रॉडर लाइंस होंगी वहां पे। एंड ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सीन कैसे होंगे, में ब्रॉड लाइंस की फॉर्म में। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सीन कैसे हमें दिखेंगे, वो सीन एज अभी लिख लेते हैं, सीन एज ब्रॉड लाइंस। ऑलराइट स्टूडेंट, तो यहां से हमें देखना है सीन एज ब्रॉड लाइन। सो जो रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करती है हमारी किन किन फैक्टर्स पे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे प्रिज्म की, दूसरा हमारी किस पे, विड्थ पे स्लिट के जो हम यूज करें बिफोर लेंस L1, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो रिजोल्यूशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के अंदर जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, बिकॉज यहाँ पे नो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन नहीं जो टेक्स प्लेस होता है सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और जो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कैसे देखने को मिलेगा, ब्रॉड लाइंस की फॉर्म में। नेक्स्ट हम करते हैं रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर के अंदर ही। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जब हम नैरो इंटर्न स्लिट का यूज करते हैं बिफोर लेंस L1, तो वहां पे सिर्फ हमें मेन पीक नहीं मिलती वेवलेंथ लैम्डा के साथ में, बट वहां पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है स्मॉल पीक्स का, ठीक है, जिनके पास वेवलेंथ्स होती हैं प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 3 लैम्डा, इस तरीके से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पीक, ठीक है। सो क्या होगा, according to this criterion, when a narrow entrance slit is used before lens L1, not only main peak at wavelength lambda is obtained, but a diffraction pattern of small peaks with wavelength plus minus lambda, plus minus 2 lambda, etc. from the center of the peak is obtained, from the center of peak is obtained। समझ आया। तो इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम नैरो स्लिट का यूज करते हैं, नैरो इंटेंस स्लिट का हम यूज करते हैं बिफोर लेंस L1, तो वहां पे सिर्फ हमें मेन पीक नहीं मिलती एक वेवलेंथ लैम्डा के साथ में, बट वहां पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है स्मॉल पीक्स का विद वेवलेंथ प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा एटसेट्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पीक इज ऑब्टेन्ड। ओके, when peak P2 is not closer to the peak P1, then it is said to be resolved। उसे हम क्या बोलेंगे, resolved है वो, ठीक है। जब जो हमारी पीक P2 क्लोज नहीं होगी P1 के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजोल्व है, रिजोल्यूशन हो गया, वहां पे हमें वो अलग अलग दिखाई दे रही है। सो व्हेन पीक P2 इज नॉट क्लोजर टू P1 देन इट इज सेड टू बी रिजोल्व्ड। और अब जो हमारी मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उनके अंदर बच्चों हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं देन अ प्रिज्म, ओके, रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए। सो इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स to increase the resolving power, diffraction grating is used than a prism,
ठीक है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स में हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए रिजॉल्विंग पावर को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं। सो इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड देन अ प्रिज्म। द डायफ्रैक्शन grating consists of, से होती है बनी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज होती है यहाँ पे पैरेलल ग्रूव्स, सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स cut on a glass or a ceramic plate having a spacing of, या फिर हम बोल सकते हैं with a spacing of 1 micrometer। कितनी स्पेसिंग होती है वहां पे, 1 micrometer। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स कट ऑन अ ग्लास और अ सिरेमिक प्लेट विद अ स्पेसिंग ऑफ 1 micrometer। और अगर हम यहाँ पे देखना है रिजॉल्विंग पावर को, तो वो क्या हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ diffraction grating is given by क्या हो जाएगी रिजॉल्विंग पावर, R इज इक्वल टू एम एन। ओके, R इज इक्वल टू एम एन। एम क्या है यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स। सो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ग्रूव्स, और एम क्या है, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, that is 0, 1, 2. Okay, so M is the order of diffraction.